लोग इल्जाम ये लगा रहे हैं कि अमेरिका ने और नेटो ने यूक्रेन को चढ़ा दिया, रूस के खिलाफ खड़ा कर दिया, और जब उसके ऊपर हमला हुआ तो ये साथ देने के लिए आए नहीं। ये जो परिस्थिति है, मैं जो चिंता जहां हो रही है वो ये कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला कर देता है, और एक बड़ी महाशक्ति, और उस वक्त पूरी दुनिया खड़े होकर तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। क्या नेटो के देश और अमेरिका इस वक्त कुछ कर सकते थे जो उन्होंने किया उसके अलावा? मुश्किल, मुझे बहुत मुश्किल थी, क्योंकि देखिए, अब कोई नहीं चाहता कि परमाणु युद्ध हो। ये तो हमारी सोच के बाहर। इसीलिए कहते हैं कि परमाणु हथियार जो होते हैं वो युद्ध लड़ने के हथियार नहीं होते हैं, वो डिटरेंस के हथियार। क्योंकि अब अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने लगा तो फिर तो सर्वनाश है। मानव जाति के सामने अंधेरा ही अंधेरा फिर है। इसलिए एक तरफ आप देखिए, नेटो चाहता है कि इतना प्रेशर बनाया जाए रूस पर, उनकी घेराबंदी करी जाए, हर सूरत फाइनेंशियल घेराबंदी, सैंक्शंस के जरिए उन पर इतनी चोट पहुंचाई जाए कि वो युद्ध को आगे बढ़ा ना सके या ज्यादा खींच ना सके। और ये प्रेशर बनाने का सिलसिला जो उन्होंने अपनाया है, उसमें ये भी उनके लिए, नेटो के लिए, और अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी के लिए, जो वहां की जो बड़ी शक्तियां, उनके लिए भी ये लाजमी है कि युद्ध चलता रहे। क्योंकि अगर युद्ध पुतिन जीत गया, जैसे पहले अनुमान था, आपने सही कहा, ये था कि जल्दी से जीत जाए, अगर वो जीत गया तो फिर तो उस पर प्रेशर कम हो जाएगा। और फिर एक बार जब बाजी उसने मार ली मैदान जंग में, तो फिर एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी आने लगता है कि भाई अब खेल समाप्त हो गया, अब तो फिर कुछ आगे का रास्ता अपनाया जाए। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि इसमें यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया गया और बनाया जा रहा है, एक किस्म से सही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी इसका एस्पेक्ट है, वो ये, जो कि मुझे लगता है कि पुतिन ने शायद, और पुतिन और रूस के राजनीतिक और सामरिक वर्ग ने शायद पूरा इसका विश्लेषण नहीं किया था या अनुमान नहीं लगाया था कि एक यूक्रेनी राष्ट्रवाद भी, वो भी जग जाता है। उन पर जब प्रहार हुआ तो उनका, वो जिस प्रकार से झेल रहे हैं, वो लड़ाई, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतों घर से, फैमिलीज घर से बेघर हो रही हैं। अभी मैं देख रहा था, कुल आबादी शायद 4.5 करोड़ की है यूक्रेन की, उसमें 35 लाख तो देश छोड़ के चले गए हैं रेफ्यूजीज महीने भर के अंदर। और उसके साथ साथ ये अनुमान है कि और 60-70 लाख के आसपास, यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए। तो इसके बावजूद वो लड़ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद उनका भी जागा। इसी तरह अब एक इंफॉर्मेशन जो वॉर चल रही है, तो हमें पूर्ण रूप से ये नहीं पता चल रहा है कि रूस में क्या सिचुएशन कुछ। लेकिन अब मुझे अनुमान है कि रूस के भी एक वर्ग है जिसका राष्ट्रवाद जाग गया। और रूस, अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध देखें और उसके पहले यूरोप का इतिहास देखें, तो रूस में भी एक राष्ट्रवाद की भावना बड़ी प्रबल होती, ऐतिहासिक रूप से। तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं काटजू साहब, वो तो यही है कि रूस में युद्ध के खिलाफ माहौल बना हुआ है, लोग नो टू वॉर कह रहे हैं। एक टेलीविजन एंकर ने, प्रोड्यूसर ने टीवी पे आके रिजाइन कर दिया। एक खिलाड़ियों की तस्वीरें दिख रही हैं कि वो वॉर के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं तो और खतरनाक दिशा में जाती है कि यूक्रेन में राष्ट्रवाद जाग उठा है, इसके बदले में रूस में भी राष्ट्रवाद जाग उठा हो। हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि साहब ऐसा भी क्या राष्ट्रवाद की पूरा राष्ट्र ही तबाह हो जाए। ये जो राष्ट्रवाद का स्वरूप है, इस पर थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे तो अच्छा रहेगा।
रूस का राष्ट्रवाद पुतिन ने जो जगाया है, वो कह रहा है कि भाई देखिए, यूक्रेन तो पश्चिम देशों की कठपुतली है, वो हमारे देश के खिलाफ हैं। वो देखिए सैंक्शन लगा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं, तो इसकी मुखालफत तो हमें करनी है, इसका विरोध तो करना है। हम ये हमारे आत्मसम्मान की बात है, हम इसको कैसे झेलें? अब यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि हम कैसे, हमारी स्वाभिमान की बात है कि कोई हम पर आक्रमण कर दे और हम उस चुनौती को स्वीकार नहीं करें, हम आत्मसमर्पण कर दें लड़ने के बगैर, तो ये भी कैसी बात रही? देखिए, जब राष्ट्रवाद जागने लगता है तो फिर क्या लोग तबाही की तरफ देखते हैं? हमने नहीं देखा इतिहास में कितनी बार कि दो फैमिलीज में लड़ाई होने लगी, खून बहने लगा, तो क्या उस वक्त लोग रैशनली एक्ट करते हैं कि नुकसान कितना हो रहा है? जी, जो जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं खानदानों में, उनकी बात कर रहे हैं। खानदानों में होते हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक आपको उसमें बताऊं। जी, मेरे दादा वकील थे और एक अच्छे वकील थे अपने जमाने के, तो उन्होंने अपनी एक मेमोइर्स छोड़ी हैं अपने वकालत की केसेस की। उसमें मैं जी, पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि जब भी उनके पास कोई क्लाइंट आता था और ये कहता था कि पारिवारिक झगड़ा झगड़ा है, हुँ, तो उनकी हमेशा ये राय होती थी कि भाई मुझे फीस देने के बजाय और माफ कीजिए, कोर्ट फीस देने के बजाय ये बेहतर है कि तुम अपने भाई या बहन की जेब में पैसा डाल दो, आपस में समझौता कर लो। लेकिन उन्होंने लिखा है कि 40 साल की वकालत में एक बार भी उनकी ये बात मानी नहीं गई। अच्छा, किसी भी क्लाइंट ने ये नहीं माना। किसी क्लाइंट ने 40 साल की वकालत में ये जो ये राय उनकी राय थी वो कभी नहीं। उनका डॉक्टर साहब आप लड़िए, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू दादा, फिर उनका कि नहीं, मुकदमा आप पूरा लड़िए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।